हम सब में से किसी ना किसी का सामना कभी ना कभी इस तरह की मखलूक़ात से ज़रूर हुआ करता है जिनके बारे में हम आमतौर पे बातें नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सामना कभी भी जन्नात से, चुड़ैलों से या इस तरह की मखलूक़ात से नहीं हुआ है, तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें कि आप इससे बचे रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दिन ऐसा दिन होगा जब आपको यकीन आ जाएगा कि इस दुनिया में इंसानों से ज़्यादा जन्नात मौजूद हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये उस वक्त की कहानी है जब बहुत ज़्यादा लोग हुआ करते थे, बहुत ही कम फैसिलिटीज़ मौजूद थी, ट्रांसपोर्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और हम लोग उस दौर में शकरगढ़ से करीब एक गाँव में रहा करते थे। मेरा नाम आसिम है और ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये वाक़या शकरगढ़ के करीब एक गाँव में पेश आया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी फैमिली में एक शादी थी और आमतौर पर गांव के लोग दिन में शादियां किया करते थे। शादी तो दिन में ही हुई, लेकिन जब हम उस गांव में पहुंचे थे तो दोपहर का टाइम था। लेकिन जब शादी खत्म हुई और हम लोग वहां से वापसी के लिए निकले तो हमें निकलते निकलते न सिर्फ मगरिब हो चुकी थी बल्कि हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। खैर, जब हम लोग वापस निकले थे तो मेरा यही ख्याल था कि हमें यह रात उसी गाँव में, उसी शादी वाले घर में गुजारनी चाहिए। लेकिन जो मेरा बड़ा भाई था वह मजिद था कि हमें वापस अपने गांव, अपने घर जाना चाहिए। जब हम लोग उस शादी वाले घर से या उस गांव से अपने घर के लिए निकले तो हमारा यही ख्याल था कि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, मे बी कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई गाड़ी हमें मिल जाए और शायद हमारे लिए आसानी हो सके। लेकिन जब इन मखलूक़ात को आपसे मिलना होता है तो कोई ना कोई ऐसे असबाब बन ही जाते हैं कि अल्टीमेटली आप चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उनके करीब खुद ब खुद पहुंच जाया करते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ और मेरे भाई के साथ हुआ था। जब हम लोग अपने गांव के लिए वहां से निकले तो हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई गाड़ी रास्ते में मिल जाएगी, लेकिन मुसलसल 3 घंटे तक चलने के बावजूद भी उस वीरान सड़क पे, उस वीरान रोड पे जो कि दोनों तरफ से खेतों में घिरी हुई थी, ना ही कोई लिफ्ट नजर आई और ना ही इत्तेफाक से लिफ्ट नजर आने के आसार नजर आए। खैर, जैसे जैसे हम अपने गांव के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे मुझे भी, मेरे भाई को भी बस एक फिक्र लाहक थी और वही यह फिक्र थी कि रास्ते में जो कब्रिस्तान आने वाला है उस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां ज़बान जदे आम हैं। लोग कहा करते हैं ये जो कब्रिस्तान है इसको चुड़ैलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। खैर, अच्छी बात यह थी कि जो मेरा भाई था वह दीन के बहुत करीब था, वह नमाजी परहेजगार था, उसको तकरीबन आधा कुरान हिफज हुआ था, तो उसको यकीन था कि उसके सामने कम से कम कोई इस तरह की मखलूक नहीं आने वाली। लेकिन जैसे जैसे हम उस कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने की तरफ पहुंच चुके थे तो ऐसा लगने लगा कि कब्रिस्तान की जो एंट्रेंस है, या जिसे आप छोटा सा गेट भी कह सकते हैं, उस कब्रिस्तान के गेट के साथ बहुत सारा कचरा या कचरा कुंडी मौजूद थी। तो वह जो कचरा कुंडी थी उसके बिल्कुल बराबर में जो दरवाज़ा लगा हुआ था, जो कि बज़ाहिर लोहे का दरवाज़ा था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटना शुरू हो चुका है। अब चांद की रोशनी थी, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स वगैरह मौजूद नहीं थी। हाँ, ऐसा था कि चांद की रोशनी में कम से कम इतना ज़रूर नज़र आ रहा था कि सामने कब्रिस्तान है और यह उसका गेट है। जैसे जैसे कब्रिस्तान का गेट खुलता चला जा रहा था तो हमारी समझ से बाहर था कि आखिर ये खुद ब खुद कैसे खुल रहा है। ना ही उसको कोई खुलने वाला और ना ही कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही थी कि जिसको देख के आप मुतमईन हो सके। बहाल ये जो कब्रिस्तान का गेट था जैसे ही मुकम्मल तौर पर खुला तो हमने देखा कि दरवाज़ा खुलते ही उस कब्रिस्तान के अंदर की तरफ से किसी वजूद ने बाहर की तरफ निकलना शुरू किया है। और जो भी कब्रिस्तान के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे उसने शायद सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। अब जैसे जैसे वह जो वजूद था वह आगे बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे अंदाज़ा हो रहा था कि शायद कोई औरत है जो कब्रिस्तान से निकली है। कब्रिस्तान तो ऐसी जगह हुआ करती है जहाँ पर लोग दिन में जाने से भी गुरेज किया करते हैं। तो आखिर यह कौन औरत थी जो इतनी रात में इस गाँव में, इस वीराने में और इस कब्रिस्तान के अंदर से बाहर आ रही थी? बहाल जैसे जैसे वह करीब आ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ अजीब से अंदाज से चल रही है। कभी उसका पाँव एक तरफ पड़ता, कभी उसका पाँव दूसरी तरफ पड़ता, जैसे कि शायद उसके जिस्म में या चलने में कोई माजूरी मौजूद थी। इसके साथ साथ उसके बाल जितने हमें नज़र आ रहे थे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो बाल हैं, एक तो बहुत बड़े बड़े बाल हैं और दूसरी बात यह है, खुशी है कि उसके जो बाल हैं वह करली बाल हैं। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे या उस कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहे थे वैसे वैसे वह हमारे करीब आती चली जा रही थी। हैरानक बात यह थी कि जब वह हमारे बिल्कुल करीब पहुंच चुकी, यानी कि हमारे और उसके दरमियान तकरीबन 18 या 20 फीट का फासला मौजूद था, तो एकदम से जो मेरा भाई था उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एकदम से पीछे किया।
अब जैसे ही मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे की तरफ किया तो इसी दौरानिये में मेरी नज़र उस औरत की आंखों पर पड़ी। अब उसकी जो आंखें थीं वह मुकम्मल तौर पर वाजे नज़र आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आंखें हैं, उनकी जो आई बॉल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हैं। खैर, मैं उसकी आंखों को देख चुका था और शायद मेरे भाई ने भी उसके चेहरे पर या उसकी आंखों पर गौर कर लिया था। उसने जैसे ही मुझे पीछे किया तो फौरन से उसने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। वह मुझे कहने लगा कि मज़ीद आगे नहीं बढ़ना। अब जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की तो यह इस बात की यकीन दहानी थी कि जो मखलूक हमारे सामने कुछ फीट के फासले पर मौजूद है वो यकीनन कोई ना कोई चुड़ैल है और हमारा मज़ीद आगे बढ़ना बिल्कुल भी ख़तरे से खाली नहीं है। इसी दौरान में जब मैं एकदम से पीछे हुआ या पीछे की तरफ पलटा तो मेरे भाई ने मुझे एकदम से कहा कि भाग। अब जैसे ही उसने मुझे भागने का कहा तो मैंने कुछ भी मज़ीद सोचे बगैर उसके साथ साथ वापस पलट के भागना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे हम लोग भाग रहे थे ऐसा लग रहा था हमारे पीछे कोई हंसता हुआ ज़ोर ज़ोर से भागता चला आ रहा है और यह जो हंसने की आवाज़ थी ये किसी औरत की आवाज़ थी और बज़ाहिर लग रहा था कि जो भी हमारे पीछे भागता चला आ रहा है वह बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ भाग रहा है और यकीनन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वह हमें पकड़ लेगा या कम से कम हमारे बराबर में आ जाएगा। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक मैं और मेरा भाई मुसलसल भागते रहे और हमारी जो सांसें थीं वह इस कदर फूल चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि हमारा दम निकलने वाला है। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि जब हम 12 या 15 मिनट तक भागते रहे तो सामने से ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी है या फिर कोई ट्रक है जो हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। जैसे जैसे वह जो गाड़ी थी हमारे बिल्कुल करीब आ रही थी तो हमने देखा कि एक ट्रक है जो कि रोड पर चलता हुआ सीधा हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। खैर, ट्रक वाले ने जब हमें रोड के ऊपर भागते हुए देखा तो उस बेचारे ने ना सिर्फ ट्रक को रोक दिया बल्कि एकदम से ट्रक से उतरा और सीधा हमारी तरफ आया। जैसे ही वह ट्रक वाला हमारे करीब पहुंचा तो हमारी जान में जान आई। बहरहाल वह जो ट्रक वाला था उसको देख के हम भी रुक चुके थे और कुछ देर के बाद जब हमारे ओसान बहाल हुए तो हमने ट्रक वाले को बताया कि अभी कब्रिस्तान के बाहर से एक औरत हमारे पीछे लग गई थी। और इसी दौरान में मेरे भाई का यही कहना था कि जब उसकी नज़र उस औरत के पाँव पर पड़ी थी तो उस औरत के जो पाँव थे वह ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि उसके पाँव छोटे बड़े पाँव थे, यानी कि जो उसके सीधे हाथ वाला पाँव था ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत लंबा पाँव है, जबकि जो उसका दूसरा पाँव था वो बज़ाहिर देखने से छोटा सा पाँव लग रहा था। कुछ एबनॉर्मेलिटी थी जो उसके पाँव में मौजूद थी और मेरे भाई ने सुन रखा था कि अगर कभी भी रात के औकात में ख़ासतौर पर कब्रिस्तान के पास अगर आपको कोई औरत नज़र आए और उसके पाँव उल्टे हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सामना किसी चुड़ैल से या फिर पिछल पैरी से हो चुका है। इस वाक्य के तकरीबन 1 हफ्ते तक मैं और मेरा भाई शदीद बीमार रहे और इसके बाद से हमने तौबा कर ली थी कि ख़ास तौर पे इस रोड से यानी कब्रिस्तान वाले रोड से मगरिब के बाद कभी भी नहीं गुजरना है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। दादी अम्मा बताया करती थी 1970 में जब उनकी शादी हुई थी तो वह एक सादा से बहुत गरीब से घराने से ताल्लुक़ रखा करती थी, जबकि जो हमारे दादा थे जिन्होंने हमारी दादी को उस दौर में पसंद किया था वह एक बहुत ही अमीर कबीर आदमी थे और बहुत ज़्यादा जायदाद के एक बहुत बड़ी हवेली के न सिर्फ मालिक थे बल्कि उनके ताल्लुकात सियासी लोगों में भी हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब बहुत कुछ दिया करता है तो कुछ ना कुछ ले भी लिया करता है। तो जो हमारे दादा थे उनके पेरेंट्स उनकी जवानी में ही उनको इस दुनिया में छोड़ के जा चुके थे। कहने को तो सब कुछ था, एक बहुत बड़ी हवेली मौजूद थी जिसे मुमताज़ मंजिल के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस हवेली में ना लोग थे, ना इतनी ज़्यादा रौनक थी, ना ही इनके कोई बहन भाई थे। अक्सर ऐसा होता है कि इनको यह जो हवेली थी काटने को दौड़ा करती थी। खैर, हमारे दादा ने जब हमारी दादी को पसंद किया तो जो भी उनके उस वक्त के चाचा खाला वगैरह थे उनको इन्वॉल्व करके जैसे तैसे हमारी दादी से शादी कर ली। दादी क्योंकि बिल्कुल एक गरीब बैकग्राउंड से, एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया से इस हवेली में आ रही थी, उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस हवेली में, जिस वीराने में या जिस मुमताज़ मंजिल में वह रुखसत होने के बाद जाने वाली हैं, हालांकि वहाँ पर उनकी ना कोई नंद मौजूद है ना ही सास मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके साथ होने वाली हैं जिनका इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी गुमान भी नहीं किया होगा। शुरू में दादी जब रुखसत होने के बाद मुमताज़ मंजिल आई तो एक बहुत बड़ी सी हवेली थी। इसके चारों तरफ कमरे ही कमरे मौजूद थे। बीच में एक बहुत बड़ा सा आंगन मौजूद था। उसके चारों तरफ यानी कमरों की बैक साइड पर गैली मौजूद थी और ये जो बीच का आंगन था
इसी से ही एक रास्ता सीढ़ियों की तरफ जाया करता था। दादी बताती हैं, दादा को मेरा ख्याल था, वह चाहते थे कि जैसे ही मैं इस हवेली में, इस मुमताज़ मंजिल में जब आऊंगी तो उससे पहले ही उन्होंने कुछ मुलाजिमाओं का या कुछ खादिमों का इंतज़ाम कर दिया था। तकरीबन 8 के करीब मुलाजमीन मौजूद थे जो हर वक्त दादी के करीबो जवार में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही मगरिब होती या मगरिब होने वाली होती तो यह जो भी मुलाजमीन थे मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ वसीलों से इस हवेली से बाहर निकलने की या यहाँ से जाने की कोशिश किया करते थे। इसके पीछे क्या वजह थी यह दादी को नहीं मालूम था। खैर, अक्सर ऐसा होता कि जो हमारे दादा थे वह काम के सिलसिले में या फिर सियासी लोगों से मुलाकात के चक्कर में बहुत ही देर से घर वापस आया करते थे। तो ऐसे ही एक रात थी और अब भी मेरी दादी की शादी के हुए मुश्किल से 15 या 16 दिन गुजरे थे। दादी बताती हैं कि शदीद सर्दी चल रही थी और शायद यह चांद की 14वीं रात थी। अब मगरिब का टाइम हो चुका था। जितने भी मुलाजमीन थे एक एक करके अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे। इस बहुत बड़ी सी मुमताज़ मंजिल में मैं अकेले रसोई में मौजूद थी और तुम्हारे दादा के लिए खाने का इंतज़ाम कर रही थी। खाना बनाते बनाते या रोटी बनाते बनाते मुझे एकदम से एहसास हुआ कि यह जो सहन है, इस सहन से कोई पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई है। अब इस पूरी हवेली में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, फिर भी जब मैंने पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनी तो मेरा ख्याल यही था, हो सकता है कि कोई मुलाजमा वापस आ गई हो और शायद इधर से उधर घूमती फिर रही हो। लिहाजा रसोई में काम करते करते, रोटी बनाते बनाते मैंने वहीं से ही आवाज़ लगाई कि कौन है जो सहन में नाश्ता फिर रहा है। अब पुराने दौर के लोग थे, इसी तरह से आवाज़ें लगाया करते थे या इसी तरह के जुमलों का तबादला किया जाता था। अच्छा, जब दादी ने नाचने का वर्ड इस्तेमाल किया तो ऐसा लगा कि वहां से कोई लड़की ने जोर से कहका लगाया है। अब जैसे ही किसी लड़की के कहका लगाने की या हंसने की आवाज़ आई तो दादी को यकीन हो चला था कि यकीनन कोई ना कोई खादमा या मुलाजमा है जो इनके साथ मजाक कर रही है। खैर, इन्होंने यह बोलने के बाद दोबारा से रोटी बनाना या रसोई में काम करना जारी रखा। कुछ देर बाद दोबारा से ऐसा लगा कि कोई सहन में भागता फिर रहा है। मुसलसल घुघरुओं की या पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। जब मुसलसल यह आवाज़ आती रही और जो भी मुलाजिमा वहां पर मौजूद थी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो दादी ने बोला, तू सामने आती है या तेरा वहां पर आकर मुंह तोड़ दूं। अब जैसे ही दादी ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए तो ऐसा लगा जैसे छन 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 इस तरह करते हुए सहन की तरफ से किसी ने चलना शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता करके दादी की तरफ या रसोई की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे जैसे वह रसोई की तरफ बढ़ती चली जा रही थी तो एक अजीब सी शोखी थी, एक अजीब सी हंसी थी जो फिजा में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था ये जो खादमा है ये दादी के साथ मजाक करना चाहती है या मुसलसल शोखी के अंदाज में इनको तंग करना चाहती है। दादी मुसलसल अपना काम कर रही थी। किसी दौरानिये में रसोई के साथ जो खिड़की मौजूद थी या जो भी चौखट मौजूद थी उस चौखट पे एक औरत आके एकदम से खड़ी हो गई। दादी का जो ध्यान था वह रोटी की तरफ था, लेकिन इनको इतना पता था कि कोई ना कोई है जो चौखट पर या खिड़की पर आकर खड़ा हो चुका है। दादी ने रोटी की तरफ देखते देखते एकदम से बोला कि भाई तू कौन है और क्यों वापस आई है। जैसे ही दादी ने यह कहा तो वहां से दोबारा से हंसने की या कहका लगाने की आवाज़ आई। अब दादी को गुस्सा आया और जैसे ही दादी को गुस्सा आया तो दादी ने एकदम से उसकी तरफ देखा। दादी बताती है कि जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की है जिसकी मुश्किल से 18 या 19 साल की उम्र होगी। बहुत ही ज़्यादा रौनक उसके चेहरे पर मौजूद है, लेकिन अजीब बात यह है कि जो उसकी आंखें हैं न सिर्फ वह सफ़ेद हैं बल्कि उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे खून टपक रहा है और खून टपकने के बावजूद भी वो मुसलसल हंसती चली जा रही है। कुछ अजीब सा बर्ताव है जो मेरे सामने वो कर रही है, जैसे कि पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। खैर, दादी ने एकदम से गुस्से से कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना ये किसकी हवेली है और यहाँ पर कौन रहा करता है? अगर वह आ गए तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दादी बताती हैं कि जैसे ही मैंने इस तरह से कहा तो जो लड़की थी उसने चौखट पर खड़े खड़े एकदम से अपना हाथ आगे की तरफ किया। वो तकरीबन मुझसे 10 या 12 फीट के फासले पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया तो वह अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन उसका जो हाथ था वह आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ता चला जा रहा था और देखते ही देखते उसका जो हाथ था वह मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, जबकि उसके जो कदम थे या उसका जो बाकी जिस्म था वह वहीं पर ही मौजूद था। ये जो मंजर था यह नाकाबिल बयान मंजर था
और कुछ देर तक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था जो कुछ मैं देख रही हूं क्या ये हकीकत है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। बहाल जैसे ही मैं कुछ कर पाती या कुछ बोल पाती या यह समझ पाती कि मेरे सामने कोई ना कोई चुड़ैल मौजूद है, तो उस लड़की ने एक अजीब सी आवाज़ में, यानी कि शायद कोई पतली सी आवाज़ में, जैसे कि अगर आप नाक से बोले तो इस तरह की आवाज़ में मुझे कहा कि बाजी एक रोटी दे दे। अब ये जो भी मखलूक थी जो कि मेरे सामने मौजूद थी, जिसका एक लंबा सा बड़ा सा हाथ मेरे करीब आ चुका था, तो उस चुड़ैल को मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। खैर, जैसे ही उसने अपनी नाक से या पतली सी आवाज़ में मुझसे रोटी मांगी तो मैंने एकदम से रोटी उठाई और कपकपाते हुए हाथों के साथ उसके आगे कर दी। देखते ही देखते उस लड़की ने दोबारा से कहा मारा और रोटी लेने के बाद दोबारा से जो उसका हाथ था वो पीछे होता चला गया। फिर एकदम से वो झूमती हुई छन 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 इस तरह करती हुई दोबारा से सहन की तरफ गई और अब वो मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके पायल की या घुंघरुओं की या उसके कहका लगाने की जो आवाज़ थी मुसलसल 15 से 20 मिनट तक मुझे सुनाई देती रही। मुझे लग रहा था कि अब अगर मजीद यह आवाज़ मैंने सुनी या दोबारा से यह चुड़ैल मेरे सामने आई तो शायद मेरा बचना तकरीबन नामुमकिन होगा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एकदम से तुम्हारे दादा हवेली के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही तुम्हारे दादा मुमताज़ मंजिल के अंदर दाखिल हुए तो एकदम से वह जो आवाज़ थी वह आना बंद हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह जो भी चुड़ैल है या जो भी मखलूक है वो देखते ही देखते गायब हो चुकी है। अक्सर ऐसा हुआ करता कि जब मैं रसोई में मौजूद होती, मगरिब के बाद का टाइम होता और तुम्हारे दादा घर से बाहर होते, तो वह चुड़ैल झूमती हुई एकदम से लहराती हुई और वैसे ही पायल या घुंघरुओं की आवाज़ के साथ कहीं से निकल के एकदम से चौखट पे आकर खड़ी होती और मुझसे कहती कि बाजी एक रोटी दे दे। यह सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा और जब मैंने तुम्हारे दादा को मुतादिद बार इसके बारे में आगाही दी तो उनका यह कहना था यह सरासर तुम्हारा वहम है या हो सकता है तुम्हारे जहन में कोई मसला मौजूद हो। शायद वह मुझसे इस तरह से इसलिए कहा करते थे क्योंकि यह जो मुमताज़ मंजिल थी यह इनके आबा व अजदाद की, इनके वालिदैन की न सिर्फ निशानी बल्कि मेरे शौहर चाहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ इसी मुमताज़ मंजिल में रहता रहूँ। और ऐसे ही हुआ कि सालों तक वो चुड़ैल न सिर्फ मगरिब के बाद आया करती थी बल्कि उसने कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया।